हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप सर में। दोस्तों आज हम आप लोग के लिए बायोलॉजी के जो है चौथा चैप्टर उत्सर्जन वो लाए हुए हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अंत तक देखिएगा क्योंकि ये सारे के सारे जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्सर्जन किसे कहते हैं? देखिए, जीवों के शरीर में उपापचय क्रिया के बाद उत्पन्न जो अपशिष्ट पदार्थ है उसी को निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहा जाता है। कहने का मतलब दोस्तों कि हमारे शरीर में उपापचय क्रिया होता है, उसके बाद जो अपशिष्ट पदार्थ बनता है उसको बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहा जाता है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, उत्सर्जी पदार्थ किसे कहते हैं? तो जंतु के शरीर में बनने वाला सबसे प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड है। इसके अतिरिक्त जो है अमोनिया है, यूरिया भी है, उत्सर्जी पदार्थ ही ये सब है, यूरिक एसिड भी है। ठीक है ना। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, मनुष्य में उत्सर्जन। तो मनुष्य एवं समस्त वर्टिब्रेटा उपसंघ के जंतुओं में किडनी सबसे महत्वपूर्ण उत्सर्जित अंग है। वृक्क से संबंधित अन्य रचनाएं जो उत्सर्जन में भाग लेते हैं वे हैं इस प्रकार। पहला है मूत्रवाहिनी, मूत्राशय तथा मूत्रमार्ग, ये जो मुख्य अंग है। ठीक है, अगला जो है वृक्क यानी किडनी। मनुष्य में एक जोड़ा वृक्क होता है। प्रत्येक वृक्क उदर गुहा के पृष्ठीय देह भित्ति से सटा हुआ केशुरुक दंड के दोनों ओर स्थित होता है। ठीक है, इसकी कुछ पॉइंट जो है यहाँ पर है। बायां वृक्क दायां वृक्क की अपेक्षा कुछ जो है ऊपर स्थित होता है। ठीक है, वृक्क की भीतरी सतह को हाइलम कहा जाता है। इसी जगह से वृक्क धमनी वृक्क में प्रवेश करती है तथा वृक्क शिरा बाहर निकलती है हाइलम से ही। ठीक है, चलिए अगला जो है क्वेश्चन, मूत्रवाहिनी। तो प्रत्येक वृक्क के हाइलम से एक मूत्रवाहिनी निकलती है। मूत्रवाहिनी का शीर्ष भाग जो वृक्क से बाहर निकलता है थोड़ा सा ज़्यादा मोटा होता है ये। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, मूत्रमार्ग। तो प्रत्येक मूत्रवाहिनी पीछे की ओर मूत्राशय में खुलती है। मूत्राशय नाशपाती के आकार की पतली दीवार वाली एक थैली के समान रचना है जो उदर गुहा के पिछले भाग में रेक्टम के नीचे स्थित होता है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, मूत्रमार्ग। मूत्राशय के पिछले भाग से एक नली निकलती है जिसे मूत्रमार्ग कहा जाता है। मूत्रमार्ग के द्वारा शरीर से ये जो है शरीर से बाहर खुलता है। मतलब मूत्रमार्ग जो है शरीर के बाहर खुलता है। चलिए आगे जो है, वृक्क की आंतरिक संरचना। ठीक, तो प्रत्येक वृक्क बाहर से संयोजी ऊतक तथा अरेखित पेशियों से बना एक पतला कैप्सूल से ढका होता है। प्रत्येक वृक्क में एक बाहरी प्रांतस्थ भाग जिसको कॉर्टेक्स कहा जाता है तथा आंतरिक भाग को मेडुला कहा जाता है। ठीक है, और यह जो है 15 से 16 पिरामिड जैसी संरचनाओं का बना होता है जिसे वृक्क शंकु कहते हैं। ठीक, प्रत्येक वृक्क में सूक्ष्म लंबी कुंडलित नलिकाएं पाई जाती है जिसको नेफ्रॉन कहा जाता है। नेफ्रॉन जो है किडनी की सबसे छोटी इकाई है। ठीक है ना, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होता है वृक्क। चलिए आगे पढ़ते हैं, नेफ्रॉन की रचना। तो प्रत्येक वृक्क में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। प्रत्येक नेफ्रॉन का आरंभ जो है प्याले जैसे रचना से होती है जिसे बेमेन संपुटक कहते हैं, संपुट कहते हैं। यह जो है ग्लोमेरुलस नामक रक्त कोशिकाओं के एक जाल का घेरता है। ठीक है, नेफ्रॉन के काय में एक समीप्त और दूसरा दूरस्थ कुंडली का भाग होता है। समीपस्थ नीचे आकार आरोपित ताप बनाता है और फिर जो है प्रस्थ भाग में जाकर अधिरोप चाप बनाता है। अवरोही और आरोहिप चाप के बीच एक विशेष भाग को हेनले का चाप कहा जाता है।
अधिरोही चाप आगे की ओर संग्राहक नलिका में खुलता है, जो अंत में मूत्र वाहिनी से जुड़ जाता है। ठीक है। अगला जो दोस्तों वृक्क के कार्य, तो वृक्क के द्वारा मूत्र निर्माण या उत्सर्जी क्रियाएं 3 चरणों में होती है। पहला है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर पुनर्शोषण और ट्यूबर स्त्रवण होता है। तो देखिए यहाँ पर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन क्या है, इसके बारे में। ग्लोमेरुलर एक छाना की तरह कार्य करता है। अभिवाही धमनिका, जिसका व्यास अपवाही धमनिका से अधिक होता है, रक्त के साथ यूरिया, यूरिक अम्ल, जल, ग्लूकोज, लवण, प्रोटीन आदि को ग्लोमेरुलस में लाता है और ये पदार्थ बोमेन संपुट की पतली झिल्ली में छानकर नेफ्रॉन में चला जाता है। अपवाही धमनिका का व्यास कम होने के कारण ग्लोमेरुलस में रक्त पर दाब बढ़ जाता है, जिसके कारण उसके बाद छानने की क्रिया उच्च दाब पर होती है। उच्च दाब में फिल्ट्रेशन को अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी कहा जाता है। ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है ट्यूबुलर पुनरवशोषण, ट्यूबुलर पुनरवशोषण। तो देखिए ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन अब नलिकाओं से होकर गुजरता है। इसी समय कोशिकाओं के उन पदार्थों का अवशोषित कर लेती है जिनकी आवश्यकता होती है, तथा जिन पदार्थों की आवश्यकता नहीं होती है उन्हें छोड़ देती है। ट्यूबर पुनर्शोषण, शोषण का मतलब होता है उसमें आवश्यक पदार्थ को खींच लेना। साधारणतः सारा ग्लूकोज पुनः शोषित हो जाता है। हियाए तथा जल की अधिक मात्रा का भी शोषण एवं दूषित पदार्थ का उत्सर्जन हो जाता है। यहीं पर आवश्यक पदार्थ का शोषण हो जाता है और हानिकारक पदार्थ को निकाल दिया जाता है। अगला जो है ट्यूबर स्त्रवण क्या होता है। कभी कभी नलिका की कोशिकाओं से कुछ उत्सर्जित पदार्थ भी स्त्रवित होकर फिल्ट्रेट से मिलता है। अब इस फिल्ट्रेटेड का ब्लाडर मूत्र ब्लाडर कहलाता है। यह मूत्र नलिका से होकर गुजरता है तथा मूत्राशय में जमा हो जाता है एवं समय समय पर मूत्र मार्ग के छेद द्वारा बाहर निकाला जाता है। ठीक है। यानी इसी के बाद जो है पेशाब बाहर निकलता है। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन जो है मूत्र की बनावट। मूत्र में सामान्यतः जल, लवण तथा सोडियम क्लोराइड रहता है। ठीक है। यदि एक वृक्क 24 घंटे में 80 से 100 ग्राम प्रोटीन आहार के रूप में लेता है तो उसके मूत्र का प्रतिशत होगा, जल जो होगा 96% होगा, ठोस सॉलिड 4%, ठीक है, और जिसमें यूरिया 2% तथा अन्य पदार्थ 2% हो गए। ठीक है। चलिए आगे देखिए। यूरिया प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का उत्पाद है। यह एमिनो अम्ल से बनता है। यूरिया का सामान्य मात्रा जो है 100 ml रक्त में 30 mg माना जाता है। यूरिक अम्ल क्या होता है, तो देखिए रक्त में इसकी मात्रा सामान्यतः 2 mg से 3 mg प्रत्येक 100 ml रक्त में पाए जाते हैं। प्रतिदिन करीब 1.5 से 2 ग्राम यूरिक अम्ल मूत्र के साथ उत्सर्जित होता है। रक्त का पीला रंग इसमें उपस्थित रंजक यूरोक्रम के कारण होता है। पेशाब जो है पीला होता है यूरोक्रम के कारण। अगला जो क्वेश्चन है हीमोडायलिसिस। देखिए कभी कभी जो है विशेष स्थिति आ जाती है, जैसे संक्रमण, मधुमेह, सामान्य अधिक रक्तचाप या किसी प्रकार के चोट लगने के कारण क्षतिग्रस्त होकर
जो है किडनी क्षतिग्रस्त होकर अपना काम करना बंद कर देता है। कहने का मतलब कोई भी कारण से किडनी जो है काम करना बंद कर देता है, ठीक। और क्षतिग्रस्त वृक्क के कार्य न करने से शरीर में अपशिष्ट पदार्थ जो है, शरीर में आवश्यक से अधिक जो है जल, खनिज, लवण, यूरिया जैसे जहरीली पदार्थ जो है इकट्ठा होने लगता है, जिससे रोगी की मृत्यु हो सकती है। ऐसी स्थिति में वृक्क का कार्य एक अति विकसित मशीन के द्वारा कराई जाती है, जिसको यह मशीन जो है डायलिसिस मशीन कहलाती है, ठीक है ना। चलिए आगे जो है, डायलिसिस मशीन एक कृत्रिम आर्टिफिशियल जो है किडनी की तरह कार्य करता है। इस मशीन में एक टंकी लगा होता है जो डायलाइजर कहलाता है। डायलाइजर में एक डायलिसिस फूड होता है जिसको तरल पदार्थ के रूप में भरा रहता है, ठीक है। अगला जो है, इस तरल पदार्थ में सेलोफेन से बनी एक बेलनाकार रचना लटकी रहती है। यह बेलनाकार रचना आंशिक रूप से परागमय होती तथा केवल वाले का ही विसरण होने देता है, ठीक। डायलिसिस के समय रोगी के शरीर का रक्त एक धमनी के द्वारा निकलकर उसे 0 सेल्सियस तक ठंडा किया जाता है, ठीक। इस रक्त का एक पंप की सहायता से डायलाइजर में भेजा जाता है। यहाँ से रक्त जो है नाइट्रोजनी विकार विकसित होकर डायलिसिस फ्लूइड में चला जाता है। इस तरह शुद्ध क्रिया किए गए रक्त पुनः शरीर के ताप क्रम पर पाए जाते हैं। फिर इस रक्त को पंप की मदद से एक सिरे को द्वारा रोगी के शरीर में पहुंचाया जाता है, ठीक। डायलिसिस मशीन, तो देखिए डायलिसिस मशीन रक्त की शुद्धिकरण की प्रक्रिया हीमोडायलिसिस कहा जाता है। मतलब डायलिसिस मशीन के द्वारा जो है ना रक्त शुद्ध किया जाता है, उसको हीमोडायलिसिस कहा जाता है। चलिए, पादपों में उत्सर्जन, देखिए जंतुओं की तुलना में पौधे में उत्सर्जित पदार्थ के विशिष्ट अंग नहीं पाए जाते हैं। इनमें उत्सर्जन के लिए विभिन्न तरीके अपनाए जाते हैं। प्रकाश संश्लेषण की निष्कर्षित ऑक्सीजन गैस विसरण क्रिया के द्वारा पत्तियों के रंध्र एवं अन्य भागों में अवस्थित वात रंध्रों के द्वारा उत्सर्जित होता है। जैसे वाष्पोत्सर्जन से निकलने वाला जल वाष्प रंध्रों द्वारा तथा पौधे के अन्य भाग से निष्कासित होता है। यानी वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं, तो कहेंगे कि पौधे के रंध्रों के द्वारा जल का निकलना, ठीक है ना। बहुत से पौधे कार्बनिक अपशिष्ट या उत्सर्जित पदार्थ को उत्पन्न करते हैं जो उनकी मृत कोशिका से जैसे अंतःकाष्ठ में संचित रहता है, ठीक। पौधे में उत्सर्जित पदार्थ अपनी पत्तियों एवं छाल में संचित रहते हैं। विभिन्न उपपचयी क्रिया के दौरान टैनिन, रेजिन, गोंद आदि उत्सर्जित पदार्थ का निर्माण होता है। टैनिन जो है वृक्ष की छाल में होता है। रेजिन एवं गेंद पुराने जो है जाइलम में संचित रहता है। कुछ पौधे में उत्सर्जित पदार्थ गोंद दूधिया तरल के रूप में संचित रहता है, जिसे लैक्टक्स कहते हैं, ठीक है। जलीय पौधे उत्सर्जित पदार्थ को विसरण द्वारा सीधे जल में निष्कासित करता है, जबकि स्थलीय पौधे आसपास के मृदा में निष्कासित